हेलो दोस्तों, नमस्ते। इस वीडियो में अपन हिंदी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और सबसे पहले आज अपन हिंदी में वर्ण विचार और भाषा के विषय में पढ़ते हैं। तो भाषा मनुष्य की अभिव्यक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और व्यापक वाचिक माध्यम है। वाचिक माध्यम से आशय है वाणी का माध्यम। तो भाषा क्या है? वाणी का अभिव्यक्ति का माध्यम है। वाणी वक्ता के मुंह से ध्वनियों के रूप में व्यक्त होती है। वाणी ध्वनि के रूप में व्यक्त होती है, किंतु यदि वह ध्वनि के रूप में व्यक्त न भी हो और वक्ता के मानस में विचार के रूप में ही घुमड़ती रहे तो भी वह भाषा है। ध्वनि का रूप नहीं लेती है, मस्तिष्क में चिंतन चल रहा होता है तो भी वह भाषा ही है। इस प्रकार भाषा वह वाचिक व्यवस्था है जो मूल रूप में नहीं, मौन रूप में तो विचार और भाव का रूप लिए होती है। जब तक मौन है तब तो क्या है, उसे भाषा को क्या कहेंगे? विचार और भाव के रूप में ही होती है और मुंह से मुक्त होकर ध्वनि रूप में भौतिक रूप ग्रहण करती है। तो भाषा जब तक चिंतन रूप में है तब तक वो विचार और भाव है, और जब वह मुंह से मुखरित हो जाती है, मुक्त हो जाती है, तो वो क्या होती है? ध्वनि के रूप में अपना भौतिक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। वर्ण, शब्द और वाक्य। भाषा शरीर की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, किंतु अर्थ के स्तर पर लघुतम इकाई शब्द है। तो भाषा रूपी जो शरीर है, उस शरीर की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण है, लेकिन वर्ण का अर्थ नहीं होता। अर्थ की दृष्टि से सबसे लघुतम इकाई जो है वो शब्द है। त, च, ए आदि वर्ण है, पर इनका कोई अर्थ नहीं है, किंतु यही वर्ण कमल, चम्मच और अंतर शब्दों में यही वर्ण अन्य वर्णों के संयोग से ऐसे वर्ण समूह की रचना करते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, और ऐसे सार्थक वर्ण या वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। तो वर्ण, शब्द और वाक्य अपन कर रहे हैं, तो वर्ण तो भाषा शरीर की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन इसका अर्थ नहीं होता है। वर्ण मिलकर के और क्या बनाते हैं? एक अर्थवान ध्वनि बनाते हैं, एक अर्थवान शब्द का निर्माण करते हैं। तो शब्द क्या हो गया? वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। आने के अर्थ में तथा कमल क्रमशः एक तथा 6 वर्ण है। कमल में 6 वर्ण है, आ में 1 वर्ण है, और दोनों ही अर्थवान है, इसलिए ये दोनों ही शब्द हैं। अब आ भी है, आ एक वर्ण है। इस दृष्टि से अपन देखें तो ये आ एक वर्ण है, लेकिन आने के अर्थ में भी प्रयोग में लिया जाता है। आदेश के रूप में इसको काम में लिया जाता है। थोड़ी दूर कोई लड़का खड़ा है, अपन कहेंगे आ, तो वह समझ जाएगा हमें क्या है, बुलाया जा रहा है। इस आ का क्या है? एक पूरे शब्द के रूप में आ एक वर्ण भी है, पूरा एक शब्द भी है, और पूरा वाक्य भी है आ एक। किंतु शब्द भी कोई मंतव्य प्रकट नहीं कर पाता जब तक कि वह वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो जाता। सबसे छोटी इकाई भाषा शरीर की वर्ण, वर्णों का सार्थक समूह है शब्द, लेकिन एक शब्द भी मंतव्य प्रकट नहीं कर पाता। मंतव्य कब प्रकट होगा? वाक्य के द्वारा ही प्रकट होगा। कमल कह देने से कोई आशय नहीं निकलता। यह एक फूल भी हो सकता है या किसी का नाम भी। यानी कमल कह दिया जाएगा तो इसका अर्थ यानी क्या कहना चाहता है वक्ता जो है, कुछ पता नहीं चलता। इतना ही नहीं, केवल कमल कह देने से कोई मंतव्य भी प्रकट नहीं होता है। अतः अर्थ मंतव्य के स्तर पर शब्द भी भाषा की पूर्ण इकाई नहीं है। पूर्ण इकाई तो वाक्य ही है। जैसे
ये कमल से ही वाक्य बनेगा, तो कमल खिल रहा है, कमल पढ़ रहा है। वाक्य जो है वह पूर्ण रूप से अर्थ प्रकट कर रहा है। इसलिए यानी मंतव्य अकेले शब्द से भी प्रकट नहीं होता है, वाक्य ही क्या करेगा, अर्थ प्रकट करेगा। इस प्रकार वर्ण भाषा की लघुतम और वाक्य भाषा की पूर्ण इकाई है तथा एक वर्ण आ अपनी भूमिका के आधार पर एक वर्ण, एक शब्द या एक वाक्य किसी का भी रूप ले सकता है। ये मैंने आपको बताया था कि आ जो है वो क्या है, एक वर्ण भी है, एक शब्द भी है आने के अर्थ में, और एक वाक्य भी है। पूरा एक वाक्य का अर्थ भी काम में लेगा। जब यानी इधर आओ तब भी आ कहने से पूरा मंतव्य प्रकट हो जाता है। अब वर्ण विचार अपन देखते हैं। देखो, वर्ण से आशय शब्द की उस लघुतम उच्चरित इकाई से है जिसका और लघुतर विभाजन नहीं हो सकता। तो वर्ण क्या हो गया, भाषा की लघुतर इकाई, इसके बाद इसका विभाजन नहीं हो सकता और इसके टुकड़े नहीं हो सकते। मुंह से उच्चरित ए, आ, कै, ख आदि वर्ण है। वर्ण के लिखित रूप को लिपि चिन्हों को अक्षर कहते हैं। लिखित रूप लिपि चिन्हों को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। साक्षर, निरक्षर, अक्षर ज्ञान शब्द वर्णों के लिखित रूप के बारे में ही प्रयोग में लिए जाते हैं। वर्ण ध्वनि का लघुतम रूप होता है, इसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। तो साक्षर शब्द, निरक्षर शब्द, अक्षर ज्ञान शब्द क्या है कि भाषा का, शब्दों का कौन सा रूप, लिखित रूप के बारे में ही ये काम में लिए जाते हैं। साक्षर किसे कहेंगे, जो किसी भी एक भाषा को पढ़ना या लिखना, पढ़ना और लिखना जानता है, वो साक्षर है। हिंदी में कुल वर्ण स्वर, व्यंजन, अनुस्वार और विसर्ग 4 रूप हैं इसके। तो स्वर जो है वो देखो 11 स्वर हैं हिंदी में। ए, आ, ओ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। हिंदी में व्यंजन जो है वो 33 व्यंजन जो हैं वो संस्कृत से ग्रहण किए हैं। ये संस्कृत के व्यंजन हैं जो आप देख रहे हैं सामने। ये सारे के सारे हिंदी में कहाँ से आए हैं, संस्कृत से आए हैं, जो 33 हैं। हिंदी के नए व्यंजन अपने स्तर से गढ़े हैं इन्होंने। ड, ढ 2 हैं नए व्यंजन। इसके बाद में हिंदी में जो 4 महाप्राण व्यंजन हैं, न, म, र और ल से बने हैं। न, मह, रह और लह, ये 4 महाप्राण व्यंजन भी हिंदी में अपने स्वयं के व्यंजन हैं। ग्रहित व्यंजन 5 हैं हिंदी में, जो अरबी, फारसी और अंग्रेजी से ग्रहण किए गए हैं। क, ख, ग, ज और फ क्या है, ग्रहित व्यंजन हैं। जैसे करीब, खत, गम, जमीन, फायदा, प्लीज, फाइल, ये शब्द जो हैं ये किससे बने हैं, इनमें जो व्यंजन काम में आ रहे हैं वो ग्रहित व्यंजन हैं और इनको अरबी, फारसी और अंग्रेजी से ग्रहण किया गया है। हिंदी में कुल व्यंजन कितने हो गए, 44 हो गए। 33 संस्कृत से आए हैं, 6 हिंदी के अपने हैं और 5 दूसरी भाषाओं से ग्रहित किए गए हैं, ग्रहण किए गए हैं। इस प्रकार से हिंदी में 44 व्यंजन हो गए। कुल कुछ लोग वह जो है वैसे जैसे बना वैल्यू में दंतोष्ठ वह को भी अलग ग्रहित व्यंजन मानते हैं, लेकिन ये रूप जो है वो बहुत कम ही प्रचलित है। अनुस्वार य, र, ल, व, स, श और है, ये पहले आने वाला नासिक के वर्ण अनुस्वार कहलाता है और जो अक्षर के ऊपर बिंदी के रूप में लिखा जाता है, इसको एक माना जाता है।
विसर्ग जो है वो आपको दिखाई दे रहा है और इसे भी हिंदी में एक माना जाता है। तो इस प्रकार से हिंदी में जो है वह कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? कुल वर्णों की संख्या हो गई 57। 11 स्वर हैं, 33 संस्कृत से ग्रहण किए गए व्यंजन है, 6 हिंदी के व्यंजन है, 5 ग्रहित व्यंजन है और 1 नासिक वर्ण होता है और 1 विसर्ग होता है। इस प्रकार से हिंदी में कुल 57 वर्ण हैं। तो ये आप ध्यान में रखोगे दोस्तों। धन्यवाद। आज बस इतना ही।